आज से पहले आपने बहुत सारे सफल लोगों की स्ट्रगल की स्टोरी सुनी होगी, बट आज हम आपको दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान की स्टोरी और उससे जुड़ी हुई उनकी लर्निंग बताएंगे। आज की वीडियो के बाद आप लाइफ के चैलेंजेस से लड़ना और उनसे जीतना सीख जाएंगे। ऑथर का परिवार बाहर से अमीर और ठीक ठाक सा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ऑथर के फादर उनके पूरे जीवन को कंट्रोल करते थे। वो उन्हें स्कॉटलैंड में काम करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करते थे और उनकी माँ पर भी बार बार फिजिकल वायलेंस करते थे। उनकी माँ अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए हमेशा स्ट्रगल करती थी। आखिर में उन्होंने एक सीक्रेट भागने का प्लान बनाया और वो ऑथर के दादा दादी के घर भाग गए, जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव था। लेकिन जो ट्रॉमा वो झेल चुके थे, उसका असर उन पे आगे भी होता रहा। ऑथर इस लेसन के थ्रू ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपने मुश्किल वक्त और स्ट्रगल के एक्सपीरियंस को कभी ना भूलें, बल्कि ये याद रखें कि उसने आपकी जिंदगी को कैसे शेप किया है। ऑथर इसमें एनकरेज करते हैं कि वो चैलेंजेस को पहचाने जो उनके ग्रोथ और सक्सेस को रोक रहे हैं, चाहे वो बाहरी हो या फिर अंदर के। खास ये है कि इन चैलेंजेस को डिटेल में लिखे, उनको एक शेप दे, उनके इफेक्ट को समझे जो वो आपकी लाइफ में लाए। ये प्रोसेस एम्पावर करने के लिए है, ताकि इंसान अपने हार्डशिप को ना भूले और उसे सक्सेस अचीव करने के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करे। सफर चाहे मुश्किल रहा हो, गोल ये होना चाहिए कि आखिर में कि उन रुकावटों को पार कैसे किया जा सकता है। जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो वो अपनी कहानी शेयर करने के लिए एनकरेज करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, ताकि वो अपने पेन को ग्रोथ के लिए एम्ब्रेस कर सके और उसे यूज कर सके। मथुर का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे, लेकिन वरसाती बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने और स्कूल में उनकी मेहनत की कमी ने उनका मोटिवेशन खत्म कर दिया था। फिर दो बड़े हादसे हुए उनकी जिंदगी को बदलने वाले। पहला टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने आर्म सर्विसेज का टेस्ट फेल किया, क्योंकि वो हमेशा की तरह वो वहाँ चीटिंग करके पास होने का सोच कर गए थे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने पाया कि हर स्टूडेंट के पास एक डिफरेंट पेपर है और वो इवेंचुअली इस टेस्ट में बेयर मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए। दूसरा बड़ा हादसा तब हुआ जब उन्हें स्कूल से एक लेटर मिला, जिसमें मेंशन किया था कि अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो उनके फेल होने के चांसेस हैं और वो शायद वो अपनी ग्रेजुएशन भी ना पूरी कर पाए। इन सारे इवेंट्स ने उनको मोटिवेट किया और उन्होंने अपने आप को सुधारने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया। उन्होंने अपने गोल्स और इनसिक्योरिटीज को नोट पर लिखकर मिरर पर चिपका दिया, जिससे उन्हें अपनी गलतियों का सामना बार बार करना पड़े। इस आदत ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके ग्रेड्स, फिटनेस और फोकस में सुधार आया और उन्हें आखिरकार एयरफोर्स में एडमिशन मिल गया। मगर इस बात पर जोर देते हैं कि अपने अपने पर्सनल सच का सामना सीधे तरीके से करना चाहिए, बिना किसी शुगर कोटिंग या ईगो को प्रोटेक्ट किए हुए। ये इंसान को चैलेंज करता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज और कमजोरियों का सामना करे, सिर्फ सेल्फ लव के लिए नहीं, बल्कि असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ पहला कदम उठाने के लिए। जब लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को नोट्स पर लिखते हैं और उन्हें मिरर पर चिपकाते हैं, तो वो एक कॉन्स्टेंट विजुअल रिमाइंडर बना लेते हैं अपनी प्रोग्रेस का या उसकी कमी का। अगर एक ब्लंट अप्रोच को एनकरेज करते हैं, वो कहते हैं कि हर गोल को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ना चाहिए और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, नए गोल्स को पुराने गोल्स की जगह ले लेनी चाहिए। ये प्रोसेस रिसर्च, डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन मांगता है। मिरर एक सच्चाई का टूल बन जाता है जो अकाउंटेबिलिटी और रोजाना सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, मुश्किल सच्चाइयों से भागना छोड़ो और उन्हें रियल लास्टिंग चेंज के लिए टूल बनाओ। मथुर का एयरफोर्स ज्वाइन करने का कारण था कि वो एक पैरा रेस्क्यू बने, लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्हें वहां पर जो काम मिला उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें एयरफोर्स में ऐसे काम करवाए गए जिसकी उम्मीद उनको खुद को भी नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो नम हो गए इन सब काम को लेकर और अब उन्होंने काम के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था और वो एक तरह के कंफर्ट जोन में जा चुके थे। एयरफोर्स के आने के बाद उनका कंफर्ट जोन जारी रहा और वो बस ऑड जॉब्स करके अपना काम चला रहे थे। फूस और शुगर को उन्होंने अपने जीवन से डील करने का एक तरीका बना लिया था, जो उनके अंदर शेम और लॉस की फीलिंग को गहरा कर रहा था। और इसी कारण उनका वेट अब 300 पाउंड्स हो गया था। एक दिन वो नेवी सील ट्रेनिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जिसमें सील कैंडिडेट्स की फिजिकल और मेंटल टफनेस से वो काफी इंस्पायर होते हैं। कई बार नेवी में दोबारा भर्ती होने की कोशिश फेल होने के बाद वो फाइनली एक नेवी रिक्रूटर, पेटी ऑफिसर स्टीवन स्काल्जो से मिलते हैं, जो उनमें पोटेंशियल देखते हैं, चाहे उनका वजन ज्यादा ही क्यों ना हो। उस दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो 3 महीने में 106 पाउंड लूज करेंगे, ताकि वो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में शामिल हो सके। ये चैलेंज मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी स्टडिंग और इंटेंस वर्कआउट्स में लगा दी, अपने सेल्फ डाउट और डिप्रेशन से लड़ते हुए। अगर इस बात पे जोर देते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बार बार बाहर निकलना जरूरी है, ताकि मेंटल रेजिलियंस डेवलप हो सके। वो एनकरेज करते हैं कि उन चीजों की लिस्ट बनाएं
जो उन्हें पसंद नहीं है या जिससे वो बचने की कोशिश करते हैं, खासकर वो जो उनके लिए बेनिफिशियल है। और फिर एक्शन लें, उन्हें बार बार करें। गोल ये नहीं है कि एक ही दिन में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट मिल जाए, बल्कि धीरे धीरे सस्टेनेबल चेंजेस लाने हैं। डिस्कम्फर्ट को हर दिन एम्ब्रेस करें। शुरुआत में बस छोटी छोटी चीजें करनी है, अपना बेड बनाना, घर का काम करना या छोटा डिस्टेंस दौड़ना। जैसे जैसे ये काम आसान लगने लगता है, अगला चैलेंज ये है कि डिफिकल्टी को बढ़ाया जाए या नए एरियाज ढूंढे जाए जहाँ सुधार की जरूरत है। ऑथर इसमें हाईलाइट करते हैं कि अपनी वीकनेस पर फोकस करो, स्ट्रेंथ पर नहीं, और डिस्कम्फर्ट इस्तेमाल करो ताकि इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो और एक प्रोडक्टिव माइंडसेट बन सके। टाइम के साथ ये प्रोसेस रेजिलियंस को बढ़ाता है और स्ट्रेस और चैलेंजेस को हैंडल करने का एक प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ऑथर क्रिस कॉस्टमैन, जो बैड वाटर के डायरेक्टर होते हैं, उनसे बैड वाटर रेस के लिए क्वालिफाई करने की बात करते हैं। कॉस्टमैन का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं होता। वो कहते हैं कि रेस को जीतने के लिए 24 घंटे दौड़ना बहुत जरूरी है, जो नरेटर को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करता है। अपने आप को प्रूव करने के जज्बे के साथ वो और क्वालिफाइंग रेस देखते हैं और हवाई में होने वाला चैलेंजिंग हर्ट 100 रेस पर फोकस करते हैं। लास वेगस मैराथन के दौरान जब ऑथर अपने परिवार के साथ थे, फिजिकली अनफिट होने के बावजूद उन्होंने एक एड्रेनलिन रश महसूस किया और वो अच्छी स्पीड में दौड़कर बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई करे। इस अचीवमेंट के बाद वो इंसानी पोटेंशियल पर सोचते हैं कि कैसे लोग जिंदगी के हर एस्पेक्ट में अक्सर कम से कम पर ही सेटल हो जाते हैं। मैराथन के बाद वो हर्ट 100 के लिए रिग्रेस ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अपने फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद क्रिएटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। रोज के रूटीन में लंबे दौड़ लगाते हैं, एंड्योरेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, जो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस नेवी सील इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी बेटर करता है। इस एक्सपीरियंस से उनका ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि अक्सर लोग अपनी कैपेबिलिटीज को कम समझते हैं और इसी वजह से एक्सीलेंस के चांसेस मिस करते हैं। इसमें ऑथर एनकरेज करते हैं कि इंसान को कम्पेटिटिव सिचुएशन का सीधा सीधा सामना करना चाहिए, एक्सीलेंस पे फोकस करके। ये उन्हें ये समझने के लिए कह रहे हैं कि उनका अपोनेंट कौन है, चाहे वो टीचर हो, कोच हो, बॉस हो या क्लाइंट। फिर हार्डवर्क, डेडिकेशन और परसिस्टेंट का यूज करके उनका रिस्पेक्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जब एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़कर कोई टास्क पूरा किया जाता है तो इंसान अपनी परफॉर्मेंस से टेबल टर्न कर सकता है और अपनी एक नई पहचान हासिल कर सकता है। अगर अपने पहले लॉन्ग डिस्टेंस एथलॉन अल्ट्रामैन वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी का जिक्र करते हैं, जो कोना हवाई में होना है और अपने एक्सट्रीम डिमांड्स के लिए जाना जाता है। रेस के दिन ऑथर काफी चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे अंडर प्रिपरेशन और फिजिकल डिस्कम्फर्ट। रूलिंग स्टार्ट के बाद वो बाइक राइड में अपनी रिदम पकड़ते हैं और कंपेटिटर्स को ओवरटेक करना शुरू करते हैं। लेकिन एक फ्लैट टायर की वजह से उनकी बाइक क्रैश हो जाती है, जो इंजरीज का सबब बनती है और उन्हें एक स्लोअर बाइक पर स्विच करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रेस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी ओवरऑल सेकंड फिनिश करते हैं। रेस में जीतने का मौका खोने के बाद ऑथर रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रेटेजिकली एवेल्युएट नहीं किया और उनके बैकअप प्लान्स या बैकस्टॉप्स काफी नहीं थे, जो एक नेविगेशन टर्म है जो उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। बैकस्टॉप जरूरी होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कब आपने कोर्स को रीअसेस करना है और एडजस्ट करना है। रेस के दौरान उन्होंने सिर्फ विल पावर पर भरोसा किया और पेसिंग और क्लॉक मैनेजमेंट को नजरअंदाज किया, जो उनके सेकंड प्लेस फिनिश करने का कारण बना। ये इंसिडेंट विजुअलाइजेशन की ताकत को हाईलाइट करता है, जो ऑब्स्टेकल्स को पार करने और गोल्स अचीव करने का एक पावरफुल टूल है। ऑथर इसमें ये समझाते हैं कि अपनी मेंटल एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद करने के बजाय जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें अपने कंट्रोल में होने वाली चीजों पर फोकस करना चाहिए। सक्सेस को विजुअलाइज करके और पॉसिबल चैलेंजेस को एंटिसिपेट करके लोग अपने आप को मेंटली जर्नी के लिए तैयार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड या विक्ट्री को इमेजिन करना नहीं है, ये उन रास्तों में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को सामना करने, सॉल्यूशन बनाने और हार्डशिप के लिए तैयार रहने के बारे में, चाहे वो फिजिकल चैलेंज हो या मेंटल हर्डल। अगर एक क्लियर पिक्चर और सक्सेस की और उस तक पहुंचने के स्टेप्स की, तो मोटिवेशन बना रहता है। मतलब ये भी स्ट्रेस करते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन से सक्सेस नहीं मिलेगी, उसके साथ रिलेंटलेस सेल्फ डिसिप्लिन और हार्डवर्क भी बहुत जरूरी है। मेंटल प्रिपरेशन और एक क्लोज माइंड जो अपने पर्सनल चैलेंज से फ्यूल हो, वो मोमेंट्स ऑफ डाउट और डिफिकल्टी को पार करने में मदद करती है। आखिर में विक्ट्री का मतलब हमेशा पहला आना नहीं होता, ये एक डर को जीतना या किसी रुकावट को तोड़ने के बारे में हो सकता है जो पहले तुमको रोके हुए थे। बहुत बार इंसान को उसकी सक्सेस उसके दिमाग की वजह से नहीं मिलती, जाने अनजाने इंसान का खुद का दिमाग ही उसके अनहैप्पीनेस और फेलियर का कारण बनता है। अगर आप इसे और डीपली समझना चाहते हो तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक देख सकते हैं। नरेटर अपने 2014 बैड वाटर रेस की तैयारी के दौरान स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां उन्होंने अपनी फिटनेस और वेट पर डाउट होने लगा।
चाहे फ्रोजन वाटर रेस में वो सक्सेस हासिल कर चुके थे, बैड वाटर रेस के दौरान उन्हें काफी फिजिकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, जैसे फटीग और मसल स्पैजम। सिर्फ 50 माइल्स के बाद ही उन्हें आना शुरू हो गए। उनके एफर्ट्स के बावजूद उन्हें अपनी बॉडी के सिग्नल समझकर रेस से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उनका हेल्थ रिस्क पर था। रेस के बाद उनका हेल्थ डिटेरियोरेट हो गया और मेडिकल इवैल्यूएशन से एक ऑटो इम्यून कंडीशन का पता लगा, जो शायद उनके नेवी सील के वक्त से एक्सरबरेट हुआ था। अगर अपनी पास अचीवमेंट्स और एडवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं, तो वो ठान लेते हैं कि उन्हें अपने स्ट्रगल्स के थ्रू डिफाइन ना किया जाए। इसीलिए वो रेजिलियंस को एम्फसाइज करते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज को कन्फ्रंट करने की जरूरत को समझते हैं। इसमें ऑथर कुकी जार का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पास्ट विक्ट्रीज और उन ऑब्स्टेकल्स को जिसको इंसान ने पार किया है। जब नए चैलेंजेस का सामना होता है, तो ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में काम करता है। इसका आइडिया ये है कि अपने पर्सनल अचीवमेंट्स का एक इन्वेंटरी बना लें, जिसमें सिर्फ बड़े अकम्पलिशमेंट्स ही नहीं, बल्कि छोटे या ओवरलुक सक्सेस भी हो, जैसे एक बुरा हैबिट छोड़ना, पर्सनल स्ट्रगल्स को ओवरकम करना, या कई बार फेल होने के बाद सक्सेस पाना। इसमें ऑथर आगे कहते हैं कि जब आप किसी टफ सिचुएशन का सामना कर रहे हो, चाहे वो एक फिजिकल वर्कआउट हो या एक इंटेलेक्चुअल टास्क, अपने कुकी जार में डाइव करो, अपने पुराने स्ट्रगल्स और अपनी उन जीतों को याद करो, उनसे मोटिवेट हो कि तुमने वो अचीव किया था, तो ये सिचुएशन का भी सामना तुम अच्छे से कर सकते हो। गोल ये नहीं है कि बस खुद को शाबाशी दो, बल्कि ये याद रखना है कि तुम कितने कैपेबल और रिजिलियंट हो, ताकि तुम इस एनर्जी को यूज कर सको, खासकर जब वक्त मुश्किल हो। एक बार गुगिन्स को एडमिरल विंटर्स ने बुलाया और उन्होंने कहा कि नेवी सील में अफ्रीकन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन काफी कम हो गई है। विंटर्स ने गुगिन्स को ऑर्डर दिया कि वो सफर करें और सील टीम में ज्यादा लोगों को रिक्रूट करें। गुगिन्स ने इन मिशन को अपनाया और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और खासकर हिस्टोरिकल ब्लैक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज गए। वो अपनी कहानी शेयर करते हैं ताकि नौजवान लोग इंस्पायर हो सकें और समझ सके कि वो अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नेवी सील जैसे एलीट फोर्सेस का हिस्सा बने। उन्होंने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और ऑब्स्टेकल्स को पार करने की जरूरत पर जोर दिया और बताया कि वो अपने वक्त को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। बुकिंग्स 40% रूल पर विश्वास करते हैं, जो कहता है कि लोग अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज करते हैं। वो दूसरों को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करें, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें, अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दें और अपने गोल्स के लिए पूरी तरह से कमिट करें। वो स्मार्टफोन और अपने एनर्जी को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करने की सलाह देते हैं, क्लिक बेट जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने और कैलेंडर अलर्ट्स और अलार्म सेट करने पर जोर देते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी और आराम के बैलेंस पर भी जोर दिया जाता है। गुगिन्स आराम के लिए भी एक शेड्यूल बनाने की सलाह देते हैं, जरूरत पड़ने पर छोटे पावर नैप्स लेने और हर हफ्ते एक पूरा रेस्ट डे लेने की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि रेस्ट डे पर सच में दिमाग और शरीर को रिलैक्स करना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि वो रिचार्ज हो सके। ऑथर ने एक 3 वीक चैलेंज इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए दिन को कंपार्टमेंटलाइज करने और वेस्टेड टाइम को एलिमिनेट करने पर फोकस करें। पहला वीक काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है। आपको अपनी डेली रूटीन को टाइम स्टैम्प्स के साथ डॉक्यूमेंट करना है और हर टास्क पर ध्यान देना है। क्या आप सच में फोकस्ड हो या बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो? आपके मील्स ब्रेक कितने लंबे हैं और वो प्रोडक्टिव है कि नहीं? टीवी देखने और फ्रेंड से बात करने में आप कितना टाइम लगाते हैं? आप दिन में कितना एक्सरसाइज करते हैं और आपका कम्यूट कितना लंबा है? इस ट्रैकिंग से आपको अपने वेस्टेड टाइम का पता चलेगा। ज्यादातर लोगों के लिए ये दिन के 4 से 5 घंटे हो सकते हैं, जो कम किए जा सकते हैं। दूसरे वीक में आपको पहले वीक में सीखी गई बातों के आधार पर एक नया शेड्यूल बनाना है। अपने दिन को 15 से 30 मिनट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक में स्पेसिफिक टास्क असाइन करें। अपनी पूरी एनर्जी एक टास्क को पूरा करने में लगाएं। जब वो हो जाए तो उसको साइड में रखें और अगले टास्क को फुली कमिट करें। इंश्योर करें कि आपकी मील ब्रेक्स एडुकेट हो, लेकिन ज्यादा लंबे ना हो। एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट के लिए जरूर टाइम निकालें, लेकिन रेस्ट के दौरान फोन या ईमेल चेक न करें। ये प्रोसेस एक डिसिप्लिन और फोकस रूटीन बनाने का टारगेट करता है, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो ये था बुक डोंट हर्ट की बुक समरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।